एबनॉर्मल साइकोलॉजी की इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लासेस थोड़ा लेट आ रही हैं बट मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा जल्दी आए क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था एंग्जाइटी डिसऑर्डर के टाइप यानी जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में, जिसके साथ साथ एंग्जाइटी डिसऑर्डर का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। एंग्जाइटी डिसऑर्डर के चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मनोग्रसित बाध्यता विकृति। इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लें, इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लें। एक्चुअली ये जो डिसऑर्डर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मनोग्रसित बाध्यता विकृति, ये पहले एंग्जाइटी डिसऑर्डर का ही टाइप था। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में जब DSM-5 का मैं इंट्रो दे रहा था तो उसमें मैंने बता दिया था कि मनोग्रसित बाध्यता विकृति पहले एंग्जाइटी डिसऑर्डर का टाइप था। एंग्जाइटी डिसऑर्डर में पहले भी 5 टाइप थे, अभी भी 5 हैं बट कुछ चेंजेस हो गए हैं। जैसे पहले उसमें फोबिया था, इसके साथ साथ पैनिक डिसऑर्डर था, PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसके अलावा जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर और लास्ट में आपका आता था ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या मनोग्रसित बाध्यता विकृति। लेकिन DSM जब 5 आया 2013 में तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को वहाँ से हटाकर एक अलग ग्रुप में रखा गया, एक अलग श्रेणी ही बना दी गई और उस श्रेणी में इसके अलावा कुछ अन्य डिसऑर्डर को इसमें सम्मिलित कर लिया गया। जैसे उसमें होर्डिंग डिसऑर्डर, डाइसोफॉर्मिक डिसऑर्डर, इसके साथ साथ स्किन पिकिंग हो गया, हेयर पुलिंग हो गया, ये सारे डिसऑर्डर्स को उसमें रख दिया गया और इनको एक अलग श्रेणी बना दिया गया जिसका नाम क्या दिया गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो इनका यहाँ पर ये नाम दे दिया गया ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर या मनोग्रसित बाध्यता एवं संबंधित विकृति, इसका नाम दे दिया गया। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्सेशन क्या है, कंपल्सन क्या है, दोनों को मिलाकर कैसे हम इसको देखते हैं और इसकी इटियोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग का आपने देख लिया, जो मैंने बताया कि DSM-4 तक ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर का पार्ट था। DSM-5 में इसे मनोग्रसित बाध्यता एवं संबंधित विकार के नाम से एक अलग श्रेणी में रखा गया और इसी श्रेणी में अन्य डिसऑर्डर, बॉडी डायसोफॉर्मिक, होर्डिंग डिसऑर्डर और अन्य जो डिसऑर्डर हैं इन सबको रखा गया। अब यहाँ पर मेनली आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ही पढ़ना है क्योंकि जो सिलेबस है आपका, सिलेबस में OCD को ही मेन फोकस किया गया है। तो OCD की ही बात करेंगे पहले। यहाँ पर देखते हैं अब जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है तो इसमें क्या था कि जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक थे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, वो पहले ऑब्सेशन को अलग और कंपल्सन को अलग, दोनों को एक अलग अलग विकृति के रूप में देखते थे। उनको लगता था कि दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। लेकिन बाद के जब कुछ रिसर्चेज हुए तो ये सामने आया कि दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब ऑब्सेशन और कंपल्सन दोनों साथ में ही होते हैं किसी पर्सन में, बस अंतर क्या होता है कि इनकी मात्रा का डिफरेंस होता है। कई बार किसी पर्सन में ऑब्सेशन अधिक दिखाई देता है तो कई बार किसी पर्सन में कंपल्सन अधिक दिखाई देता है, बट होते दोनों हैं, उनकी मात्रा चेंज होती रहती है। ऑब्सेशन कई बार ज़्यादा, कई बार कंपल्सन ज़्यादा। तो इतना समझ में आया कि ऑब्सेशन और कंपल्सन दोनों अलग अलग डिसऑर्डर नहीं हैं, इनको एक ही रूप में देखा गया और इन्हीं को मिला के मनोग्रसित बाध्यता विकृति के रूप में इसे बताया गया। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं अलग अलग, मतलब है एक ही लेकिन इनको अलग अलग थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जैसे मनोग्रस्तता क्या है। तो यहाँ पर देखें बताया जा रहा है कि मनोग्रस्तता क्या है कि जब कोई व्यक्ति एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि वो ना चाहते हुए भी कोई भी अतार्किक या असंगत विचार को ना चाहते हुए भी अपने मस्तिष्क में आने से रोक नहीं पाता या उसको दोहराने से रोक नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, मनोग्रस्तता कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बताया गया है कि रोगी ऐसे विचारों की अर्थहीनता, असंगतता, अतार्किक स्वरूप को भली भांति समझता है और उनसे छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु वह लाचार रहता है और विचार बार बार उसके मन में आकर उसके मन को अशांत करते हैं या उसमें अशांति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मतलब वो जानता है कि ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं, ये जो मेरे मन में विचार आ रहा है वो सही नहीं है, फिर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो विचार बार बार आते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तैयारी की,
मतलब आपने नहीं किसी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तैयारी की है और इतना अच्छा तैयार है उसका सब कुछ कि अगर आज भी पेपर हो जाए तो भी वो 70% नंबर लेके आएगा, 80% नंबर लेके आएगा। इसके बावजूद भी वो बार बार ये सोचता रहे कि कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। उसको पता है कि वो सब कुछ तैयार है उसका, लेकिन ये जो विचार आ रहा है वो उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है और ये विचार बार बार उसके मन में आए जा रहा है, जबकि पता है कि यार ये विचार तो फिजूल का है। या कोई पर्सन है, अब वही सोचने लगे कि कहीं मैं मर ना जाऊं, या कहीं मान लीजिए अभी भूकंप आया, अब भूकंप आके चला गया, ठीक, अब पर्सन सोच रहा है कहीं फिर से ना जाए, कहीं फिर से ना जाए, कहीं आए मैं दब ना जाऊँ, कहीं मैं मर ना जाऊँ। उसको पता है कि आना नहीं है, आया नहीं है और आने के चांसेस भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो उस विचार को बार बार मन में दोहराया जा रहा है, उससे छुटकारा पा ही नहीं पा रहा है। और उसको पता है जबकि कि ये इलॉजिकल है, असंगत है, कोई इसका सरफेस लेवल पे कोई इस विचार का वजूद ही नहीं है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो ऐसी जब कंडीशन आती है तो हम कहते हैं कि वो विचार जो है, उस विचार से व्यक्ति का मन ग्रसित हो गया है, यानी उसके अंदर मनोग्रस्तता उत्पन्न हो गई है उस विचार को लेकर। इसे ही क्या कहा गया, मनोग्रस्तता। कि जब एक व्यक्ति किसी विचार को ना चाहते हुए भी बार बार उसको सोचता रहता है, रिपीट करता रहता है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो पर्सन मनोग्रस्तता का शिकार हो गया है। अब बात आती है कि बाध्यता क्या है। उससे पहले एक बार डेफिनेशन भी देख लीजिए, क्योंकि डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर किस्कर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि मनोग्रस्तता एक ऐसा विचार या चिंतन है जो हास्यास्पद, बेतुका तथा अर्थहीन स्पष्ट होता है, फिर भी ऐसा होता है जिससे रोगी छुटकारा नहीं पा सकता है या छुटकारा नहीं पा पाता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया कि वो कई बार ऐसी चीज़ें लगती हैं, उसके विचार ऐसे होते हैं कि लगता है उस सामने वाला सुने तो हंसी आए कि बेवकूफ़ है। कि अभी मान लो वो सोच रहा है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब ये विचार एकदम बेवकूफ़ा वाला है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कई बार पर्सन के अंदर अगर वो ये चीज़ें आ रही हैं और बार बार आ रही हैं और वो जानबूझ के उनसे छुटकारा नहीं पा रहा है, मतलब चाहता है पाना लेकिन फिर भी नहीं उनसे छूट पाता है, तो मनोग्रस्तता ही कहलाती है। DSM-4 में भी वही चीज़ बताई गई थी और DSM-5 में भी उसी चीज़ को ऐड किया गया कि इसको हम कैटेगरी में तब रखेंगे कि जो ये विचार आ रहा है, उस विचार से उसका डेली लाइफ प्रभावित हो रहा है। वो जो काम करना है उसको वो काम नहीं कर पा रहा है, अपने वर्क पूरे सही ढंग से नहीं कर पाता है, जॉब के लिए जाता है तो वहाँ पे भी वो आधा अधूरा कार्य करता है, उसके जो सोशल लाइफ है वो भी उससे डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम उसको किसके अंदर रख देते हैं, उसको हम रख देते हैं OCD के अंदर। बात आती है कि बाध्यता क्या है। तो अब बाध्यता क्या होता है, कई बार जब व्यक्ति के अंदर कोई विचार आया, जैसे वो मनोग्रस्तता का शिकार हो गया, तो मनोग्रस्तता का शिकार हो गया, अब विचार वो बार बार आ रहा है उसके मन में और वो उस विचार को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम सभी इस चीज़ को कई बार अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, बट हम एक टाइम के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। जैसे कई बार जो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तो हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को बिजी कर लें। जब हम अपने आप को किसी काम में बिजी कर लेते हैं तो इसका रिज़ल्ट क्या आता है कि जो विचार हमें बार बार परेशान कर रहा था उससे हम बच जाते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर पर्सन कोशिश तो यही करता है कि जैसे जो विचार बार बार उसके दिमाग में आ रहे हैं उससे बचने के लिए वो कोई बिहेवियर करना स्टार्ट करता है, वही कोई काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब वो बाद में क्या होता है कि वो उसी बिहेवियर में पकड़ जाता है, मतलब वो ना चाहते हुए भी, अभी तक वो विचार सोच रहा था, अब यहाँ पर वो ना चाहते हुए बार बार उस कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर एक लेडी थी। अब लेडी को ये लग रहा था कि उसका जो बच्चा है वो कहीं संक्रामक बीमारियों से ग्रसित ना हो जाए, कहीं उसको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। अब बार बार ये विचार आ रहा था, तो इस विचार से बचने के लिए उसने क्या किया, उसने साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दिया। मतलब विचार से बचने के लिए उसने साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दिया। अब विचार से तो वो बच गई, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि अब वो सारा दिन साफ़ सफाई में ही लगी रहती है। वो नहीं चाहती कि मैं साफ़ सफाई करूं, फिर भी वो ना चाहती हुई भी वो साफ़ सफाई करने के लिए मजबूर रहती है। उसके अंदर से ऐसी आवाज़ आती है कि नहीं, अगर तुम नहीं करोगे साफ़ सफाई तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और फिर वो लगातार साफ़ सफाई करती ही रहती है।
जैसे कुछ लोग होते हैं मनोग्रस्तता से बचने के लिए वो अलग अलग तरीके के बिहेवियर करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बताया गया है, बाध्यता को देखते हैं कि बाध्यता एक तरह का व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया है जिसमें रोगी अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी कार्य को बार बार करने के लिए बाध्य रहता है। जैसे उसका मन नहीं होता है कि वो कार्य करे, पहले मन था बट अब नहीं था मन, क्यों करे, लेकिन फिर भी वो बाध्य हो जाता है उसी कार्य को करने के लिए। और ऐसे कंडीशन में जो मेनली देखे गए हैं बिहेवियर, वो बिहेवियर कैसे होते हैं, जैसे साफ़ सुथरे हाथ को भी बार बार धोना। जैसे आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़े होंगे तो उसमें शेक्सपियर की एक स्टोरी है मैकबेथ की, जिसमें लेडी मैकबेथ रहती है। तो लेडी मैकबेथ जब राजा का कत्ल कर देती है, मतलब करवा देती है, तो उसको लगता है कि उसके हाथ में ब्लड लगा हुआ है। अब ये विचार अभी आया, जब वो विचार आ रहा है कि उसको ब्लड लगा हुआ है, तो यानी ये क्या है, अभी मनोग्रस्तता है। वो बार बार उसके मन में विचार आ रहा है कि ब्लड लगा है, मेरे हाथ में ब्लड लगा है। अभी तक ये मनोग्रस्तता की कंडीशन है। देखिए अब इसमें मनोग्रस्तता हावी है, लेकिन अब उसने मनोग्रस्तता से बचने के लिए बिहेवियर स्टार्ट कर दिया। बिहेवियर कैसा, वो बार बार हाथ धोने लगी। अब वो मनोग्रस्तता तो कम हो गई, लेकिन बाध्यता बढ़ गई। अब वो बार बार क्या कर रही है, बार बार हाथ धुल रही है, फिर आ रही है, देख रही है, फिर लग रहा है उसको गंदा है, जबकि गंदगी नहीं है, फिर भी उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ खून में सने हुए हैं। और बार बार वो इतना हाथ धोती कि हाथ कट जाता है, उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। उस कंडीशन तक भी वो हाथ धुलती ही रहती है। तो ये क्या हुआ, पहले मनोग्रस्तता उत्पन्न हुई, उस मनोग्रस्तता से बचने के लिए उसने एक बिहेवियर स्टार्ट किया, और फिर उस बिहेवियर में ही वो कंपल्सिव बिहेवियर हो गया। वो बिहेवियर जो था उसका वो कंपल्सिव हो गया, बाध्य हो गया उस बिहेवियर को करने के लिए। जैसे कुछ पर्सन होते हैं, वो कई बार इन विचारों से बचने के लिए गाड़ियों का नंबर नोट करते हैं कि गाड़ी आ रही है, जा रही है, तो उसका नंबर नोट कर रहे हैं। उनको पता है कि ये बेवकूफ़ी वाला काम है, फिर भी आपको अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो गाड़ियों का नंबर नोट करते ही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पर देखें जो उसकी डेफिनीसन, किस्कर की डेफिनीसन, कि जब मनोग्रस्तता, जैसा कि मैंने बताया, जब जो मनोग्रस्तता है वो कार्य में बदल जाए तो उसे हम बाध्यता कहते हैं। मतलब मनोग्रस्तता से बचने के लिए कोई व्यक्ति उससे संबंधित बिहेवियर करने लगे तो ही उसे हम क्या कहते हैं, बाध्यता कह देते हैं। इतना क्लियर। अब यहाँ पर ओसीडी के इटियोलॉजी की बात करते हैं, इसके हैतुकी की बात करते हैं। तो मेनली आपने देखा ही है कि मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स में 3 या 4 ही इटियोलॉजी होते हैं। कई बार संज्ञानात्मक को हटा देते हैं, कई बार उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी 4 इसकी इटियोलॉजी हैं, बायोलॉजिकल, इसके साथ साथ साइकोएनालिटिकल, फिर आपका बिहेवियरल और लास्ट में कॉग्निटिव। ये 4 ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से किसी व्यक्ति में डिसऑर्डर, कौन सा डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जैविक फैक्टर्स के बारे में, बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। तो जो जैविक धारणा है उसका मानना यह है कि कई बार ब्रेन में कुछ ऐसे माल फंक्शनिंग होते हैं या आनुवंशिकता के कारण या न्यूरोकेमिकल्स के कारण पर्सन में ओसीडी का बिहेवियर डेवलप हो जाता है। और इससे रिलेटेड रैपोर्ट ने एक अध्ययन भी किया। उन्होंने एक केस का अध्ययन किया जिसमें ये देखा गया कि एक 8 साल का बच्चा था जिसका नाम जैकब था। वो अपना खेल रहा था और खेलने के दौरान वो गिर जाता है और उसके ब्रेन में चोट लग जाती है। जब मस्तिष्कीय स्राव होता है, मतलब उसके ब्रेन में ब्लड का स्राव हो जाता है, तो इसके बाद उसकी सर्जरी होती है। सर्जरी के बाद जब वो वापस सही होता है तो उसके अंदर एक बिहेवियर डेवलप हो जाता है। अब वो बिहेवियर कैसा होता है, वो बिहेवियर ऐसा होता है कि वो किसी भी चीज़ का जब तक 7 बार नाम ना ले ले तब तक उसको संतुष्टि ही नहीं होती है। मतलब कोई भी चीज़ है तो वो 7 बार बोलेगा, 7 बजे ही खाना खाएगा, 7 की गिनती, मतलब उसके लिए कोई 7 एकदम उसकी लाइफ से जुड़ गया, जबकि उस ऑपरेशन से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था या उस चोट लगने से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, बट ये उसके बाद में डेवलप हुआ। और आप देखते हो कि ये किसका सिम्टम्स है, ये कंपल्सन का सिम्टम्स है। तो यानी
पर्सन के अंदर जैविक कारकों से भी उसके अंदर OCD डेवलप हो सकता है। ठीक, वहीं पर अगर हम बात करें मनोविश्लेषणात्मक कारक की, तो इसमें बताया गया कि कई बार जो हमारे अचेतन मन के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो अचेतन जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जैसे इसको मैंने बहुत अच्छी एक्सप्लेन किया, अलग डेडिकेटेड है इसका, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का। तो जो हमें कौन क्या रहा है और उसको जो हम कहते हैं तो क्या होता है, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है, और अनकॉन्शियस माइंड में पहुंचने के बाद वो वापस कॉन्शियस में आने की कोशिश करता है। ठीक है, अब जब वो वापस कॉन्शियस में आने की कोशिश कर रहा है, तो उस विचार से बचने के लिए व्यक्ति अलग अलग तरीके के बिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है, या कह सकते हैं कि वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, वो डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है उन बिहेवियर से बचने के लिए। और ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म फिर आगे चलकर वो बार बार उनको यूज़ करने लगता है, तो वो आगे चलकर फिर OCD में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आया? तो मनोविश्लेषणात्मक कारक हो गया। इसके बाद व्यवहार परक कारक की बात करें, तो व्यवहार परक कारक में ये बताया जा रहा है कि व्यक्ति इन सीख लेता है। कई बार जो OCD है, OCD का बिहेवियर व्यक्ति सीख लेता है। जैसे यहाँ पर देखें, वही मैकबेथ वाली स्टोरी की बात बताई जा रही है कि वो बार बार व्यवहार करना, बार बार हाथ धोए, और हाथ धोते धोते उन्होंने वो व्यवहार सीख लिया, उस कंपल्सन का बिहेवियर उसने सीख लिया। इसके अलावा लास्ट में हम कॉग्निटिव थ्योरी की बात करें, तो इसमें बताया गया है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति किसी परिस्थिति में होता है जिसमें कुछ अवांछनीय खतरनाक परिणाम उत्पन्न होने की अगर थोड़ी सी भी संभावना होती है, तो पर्सन क्या करता है, उसका अति आकलन कर लेता है, मतलब उसको ओवर एस्टिमेट करता है, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखता है कि नहीं ये तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब क्या होगा। जैसे उसको हल्का सा हार्ट में दर्द हुआ, अब वो सोचेगा यार ये तो हार्ट अटैक है उसको गैस, लेकिन वो उसको बढ़ा चढ़ा कर देख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी कई बार व्यक्ति के अंदर ये ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और इसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो आई थिंक या तो फिर आपका मूड डिसऑर्डर होगा, या फिर हम सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर को शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कौन सा चैप्टर रहता है। तब तक के लिए धन्यवाद।